उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुए बस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है। वहीं 27 लोग घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एक बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। जो लोग इसमें दोषी हैं और विभाग से संबंधित हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग घायल हैं उन्हें अच्छा इलाज मिले। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके लिए बहुत दुख का विषय है। सरकार इसमें हर संभव सहायता कर रही है। इस शोक की घड़ी में हमने कई कार्यक्रमों और बड़े समारोह को स्थगित कर दिया है। ये शोक का विषय है और हम और पूरा राज्य दुखी है। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो प्रेस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मटेरियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित हैं, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी है उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों। और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार को हुए बस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई। वहीं 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। इन घायलों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस हादसे से सब कुछ छिन गया। ऐसी ही एक कहानी है 3 साल की शिवानी की। इस हादसे में 3 साल की शिवानी को भी अनाथ कर दिया। शिवानी के माता पिता भी इस हादसे में मौत के शिकार हो गए। अब उत्तराखंड सरकार ने बच्ची की पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनकी सरकार शिवानी की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लेती है। तो ये दर्दनाक हादसा अल्मोड़ा में हुआ, जहां पर एक बस गहरी खाई में गिर गई। सवारियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। कुछ लोग ऐसे थे जिनका पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो गया। ऐसी ही एक कहानी है एक मासूम शिवानी की। 3 साल की शिवानी के माता पिता इस हादसे का शिकार हो गए और काल के गाल में समा गए। अब उत्तराखंड सरकार ने उस बच्ची की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर ले ली है। उसकी शिक्षा से लेकर हर तरह की जिम्मेदारी अब धामी सरकार की होगी। तो 3 साल की मासूम ने अपने माता पिता को इस हादसे में खो दिया। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर मरचुला के समीप हुई बस दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। कहा कि हम सब लोग इस दुख की घड़ी में उन सभी के परिवारजनों के साथ खड़े हैं। भगवान उन सभी के परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। बता दें कि अल्मोड़ा में गहरी खाई में बस गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। तो अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ था। सवारी से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी थी। 36 लोगों की मौत इस हादसे में हुई। पूरा प्रदेश इस हादसे से स्तब्ध है। वहीं हरीश रावत ने अपने आवास पर 2 मिनट का मौन रखकर आपको बता दें कि मृतकों को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की। तो मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन हरीश रावत ने रखा। अपने आवास पर 2 मिनट का मौन रखते हुए नजर आए। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अल्मोड़ा बस दुर्घटना में हुई असामयिक मौतों पर संवेदना व्यक्त की है। वहीं ईश्वर से सभी प्रभावित परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना भी की। साथ ही उन्होंने घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद जताई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार पूरी तरह उनके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राथमिक रूप से लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई
करने की भी बात कही गई है। देखिए, आज अल्मोड़ा के अंदर सड़क में जो बस दुर्घटना हुई बहुत ही दुखदाई है। अनेकों लोग हताहत हुए हैं। 30 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूं उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। मैं सभी मृतक परिवारों के प्रति और घायलों के प्रति इस भाव के साथ कि ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे और मृतक परिवार को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी ईश्वर से कामना। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता है। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्य और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती और जानती है। जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक नहीं खर्च की। देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसा आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती। कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी, उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। क्योंकि कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी। लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम हैं। उधर पौड़ी जिला क्षेत्र के विकासखंड कोट के कांडा स्थित मंजू घोषेश्वर मंदिर में आयोजित मंजू घोष मेले में 41 निशान चढ़े। मनोकामना पूरी होने के बाद दूर दराज से यहां निशान चढ़ाने श्रद्धालु पहुंचे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मेले के अंतिम दिन बड़ा कांडा के दौरान 18 निशान चढ़े, जबकि पहले दिन छोटा कांडा के दौरान 26 निशान चढ़े। इसी के साथ अब 1 महीने के लिए मंजू घोषेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। कांडा में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय मंजू घोष मेले का समापन हो गया है। विकास में जो संभव हो सकता है, हमें जिन लोगों ने हमें प्रतिनिधित्व दिया है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर वास्तव में पार्किंग की दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है और सड़कें भी अभी कच्ची चारों तरफ से दिख रही हैं। वास्तव में ये सड़कें पक्की होनी चाहिए और निश्चित रूप से धीरे धीरे, जब तक मैं हूँ, निश्चित रूप से मैं कार्य करने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर, मैंने पिछली बार कहा था कि पानी की व्यवस्था कराएंगे। टैंक यहाँ पर आवश्यकता थी, उसको आने वाले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से अगले जो मेला होगा उससे पहले यहाँ पर आपको पानी का टैंक बना हुआ निश्चित मिलेगा और बाकी अन्य काम भी होते रहेंगे। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित रूप से मैं इन कार्यों को करने का बड़ा कांडा सुबह से ही काफी लोग, हजारों की तादाद में लोग बाग आवागमन होता है। लोग बाग भगवान के दर्शन करके और जा रहे हैं। बड़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद है, कोई किसी भी तरह की कहीं भी कोई कुछ नहीं है। हाँ, सब लोग अपना दर्शन कर रहे हैं आराम से। और ये आज जो है बड़ा कांडा भैया दूज के दिन, ये 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान उस समय निर्देशित और निर्मित ये अपना मंजू घोष महादेव का हमारा मंदिर केदारनाथ की तरह उसी के आकार का यहाँ पे भी जो शिवलिंग है वही है, उसी की तर्ज पे ये दीपावली के बाद 2 दिवसीय मेला होता है, जिसमें कि यहाँ पे आसपास के सब क्षेत्रीय लोग और आसपास के लोग अपने बच्चों के जीवन काल में एक बार उनके निशाने भेंट स्वरूप उनकी संपन्नता, उनकी समृद्धि के लिए चढ़ा
आते हैं और जो ध्यान पे आते हैं वो दूर दराज से अपने मायके से होते और यहाँ पे भी हमारे मंजू घोष पे वो चढ़ाते हैं और हजारों के लोग। और एक बहुत की मंजू नाम के परिधि उसने शिव जी की उपासना की थी। कोलासुर नाम का जो राक्षस आया वो उन्होंने उसको तंग करने लगा तो उन्होंने शिव जी की वो करी तो शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए और उस कोलासुर का वध किया। तो वहीं से एक मंजू घोष, उस मंजू के नाम से मंजू घोष शिव जी का था वो नाम एक भी वो भी पुकारा गया। इसलिए मनाया जाता है, ऐसा हमने जो सुना है अपने बुजुर्गों से कि यहाँ पे मंजू नाम की देवी पूजा करती थी तो उसको यहाँ पे जो बागी बेला होता था डराने के लिए अपने रूप में आते थे। तो उन्होंने अपनी बहन जो चंद्रवर्धनी है उधर उसको फोन किया कि बहन यहाँ पे बागी के रूप में ये आ रहे, मैं क्या करूँ। उसने कहा कि तुम घोष की उपासना करो, घोष की उपासना आप करोगी तो घोष आपकी मदद करेंगे। तो मंजू ने घोष की उपासना की तो शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा कि बोलो मंजू क्या आपत्ति आ गई यहाँ पे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे लीलासुर और कोलासुर दो राक्षस मेरे पीछे पड़े। ने बताया कि मेरे पीछे लीलासुर और कोलासुर पड़े हुए हैं, क्या करूं। तो जब शिव की उन्होंने उपासना की तो शिव ने उनको कहा कि ठीक है ये तेरे दरबार में हमेशा मारे जाएंगे। इसीलिए वो बेले मारे जाते थे। माँ मंजू पहले सुविधा नहीं थी, लड़कियों को ज्यादा बुलाते नहीं थे, बहुत मतलब परेशानी होती थी ससुराल में। इसलिए वो यहाँ आते थे मैं वालों को देखती थी बहुत मेरे को बहुत दिनों में दिखाई दे रहे हैं। अब फोन में क्या छोड़ो, रोज रात दिन बात करना चलता, रात दिन और बाबू में फोन देखना चलता। आपके खुद तो बहुत खुश होते हैं हम लोग साल भर में, चाहे कहीं भी है अपने यहाँ अपने मंदिर सब जरूर आते हैं, सब आते हैं अपने देवभूमि हम जरूर आते। साल भर में हम ऐसे लगते कब मंदिर को हमको ऐसे बुलाता है जहाँ गए, चाहे बाहर देश चाहे। उधर उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री घाटी के धराली से श्रीकंठ ट्रैक रूट पर लापता हुए सुमित पंवार आखिरकार सुरक्षित बेस कैंप पर लौट आए। वो 2 दिनों तक झाड़ियों में फंसे रहे और कठिनाई के बाद 4 अक्टूबर को बेस कैंप पहुंचने में सफल हुए। उत्तरकाशी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप प्रकाश पंवार ने जानकारी दी कि 2 नवंबर को स्थानीय निवासियों का एक 5 सदस्यीय दल धराली के झीणा झी बुग्याल के लिए रवाना हुआ था। इसके अलावा एसडीआरएफ और राजस्व टीम ने भी 3 अन्य पोर्टर के साथ खाद्य सामग्री लेकर सुमित की खोजबीन में सहयोग किया। खोजबीन के बावजूद शाम तक जब सुमित का कहीं पता नहीं चला तो बचाव दल में मायूसी छा गई थी। इसी दौरान सुमित ने अपने एक परिचित मित्र को फोन कर अपने सुरक्षित होने की सूचना दी। जानकारी मिली कि सुमित 2 दिनों तक झाड़ियों में फंसे रहे। उन्होंने हिम्मत कर बड़ी कठिनाई से खुद को झाड़ियों से बाहर निकाला। इसके बाद 4 नवंबर की शाम करीब 7:40 पर बेस कैंप पहुंचने में वो सफल हुए। उधर मंगलौर के लिबरहेड़ी में बने उत्तम शुगर मिल का विधिवत तरीके से उत्तराखंड की सभी मिलों से पहले पेराई सत्र शुरू हो गया है। इस मौके पर पहुंचे मिल मालिक लोकेंद्र सिंह लामा ने बताया कि उनकी चीनी देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर है। जिन किसानों से गन्ना खरीदा जाता है उनको भी 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट दे दिया जाता है। वहीं गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने भी कहा कि उत्तम शुगर मिल की चीनी की गुणवत्ता और पेमेंट की कोई सानी नहीं है और सबसे पहले उत्तम शुगर मिल का उद्घाटन हुआ है जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। जो मेरे क्षेत्र के किसान आए हैं जिनकी मेन भूमिका चीनी मिल चलवाने में रहती है, ये सही मायने में तो इस चीनी मिल की लक्ष्मी है। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने बहुमिल से में देके 13 शुभारंभ में इन्होंने अपना योगदान दिया और चीनी मिल अपने सही ढंग से सही समय पे प्रदेश में सबसे पहले संचालन हो रही है। सर पेमेंट को लेकर पेमेंट चीनी मिल पहले पिछले साल जो है भारतवर्ष में पहले सिंगल चीनी मिल है जिसने 7 दिन भुगतान किया है और वही रोटेशन इस साल भी रहेगा। हम 7 दिन पेमेंट करने की भूमिका पूरी निभाते रहेंगे। सर वो बहुत किस तरह की चीनी देंगे आप लोग? चीनी जो सही पूछिए, अगर उत्तराखंड में आप चीनी की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ चीनी बनाने वाली उत्तम शुगर मिल है और हमारी चीनी यहाँ से लेके विदेश तक जाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीनी इस कारखाने में और 1 करोड़ कुंटल का इन्होंने लक्ष्य रखा है और मैं ऊपर से कामना करता हूँ
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका पेराई सत्र अच्छा चले। इनका पेराई सत्र अच्छा चलेगा तो किसानों को उसका निश्चित रूप से लाभ होगा और किसान भी उत्साहित हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से चरखियाँ चल रही थी और उन्हें परिणाम में किसान को गन्ना अपना वहाँ बेचना पड़ रहा था। वो चाहते थे चीनी मिल में डालें, तो कहीं न कहीं उसको ध्यान में रखते हुए आज ये पेराई सत्र प्रारंभ किया है और क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है और हमने यार्ड वगैरह सब देखा है, सब बढ़िया इन्होंने करा दिया है। अभी किसान खुश हैं बहुत और आने वाले समय में कोई दिक्कत होगी उसको देखा जाएगा। पेमेंट तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, पेमेंट तो यहाँ समय पे हो रही है, कोई समस्या नहीं है। अभी इन्होंने कहा है, मुझसे मैंने बात की तो इन्होंने बताया कि हम 1 हफ्ते में फिर उधर एलयूसीसी सोसाइटी के लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पौड़ी पुलिस के खुलासे के बाद इस सोसाइटी के खाता धारकों की बेचैनी बढ़ी है। इस मामले में पौड़ी पुलिस ने इस सोसाइटी से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का खुलासा किया था। पुलिस ने सोसाइटी की ओर से करीब 92 करोड़ की धोखाधड़ी बताई थी। वहीं पौड़ी में भी सोसाइटी के दफ्तर में लोगों की खासी भीड़ देखी गई। कुछ खाता धारकों का कहना है कि उन्होंने आरडी और एफडी की हुई है और अपना पैसा निकालने के लिए यहाँ आए हैं। कुछ खाता धारकों का ये भी कहना था कि कम से कम उन्हें अपना मूलधन ही मिल जाए। इस बीच सोसाइटी के ब्रांच के अधिकारियों ने निवेशकों और एजेंटों को जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक होने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि निवेशक परेशान ना हो, सोसाइटी में उनकी धनराशि सुरक्षित रहेगी। श्रीनगर ब्रांच ममता भंडारी के मैनेजर का कहना है कि निवेशकों की धनराशि सुरक्षित है, किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हुआ है। निवेशक अपनी धनराशि को लेकर बिल्कुल भी चिंतित न हो। श्रीनगर सुविधा केंद्र प्रबंधक कई लोगों का, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं कि ममता भंडारी फरार चल रही है। मैं कहीं फरार नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आई हूँ, आप लोगों के बीच से ही हूँ। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों के ऊपर कितना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, तो उसी के सिलसिले में मैं अभी देहरादून में हूँ और जैसे ही यहाँ पे काम निपटता है तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। और यहाँ पे आप लोगों को मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ज़रा धैर्य बनाए रखें। सर यहाँ का तो सब ठीक ठाक है, यहाँ पे सभी लोगों को मेजोरिटी अभी मिल रही है, सभी लोगों को सैलरी सुनी जो भी है, यहाँ पे सिस्टम सब कुछ सही हो रहा है सर। लेकिन ये दुगड्डा ब्रांच का जो मामला आया है, इसलिए लोगों में आक्रोश फैला है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे किस किस को जवाब दें, हम उनको नहीं कर पा रहे, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि मीडिया में ऐसी खबरें फैल चुकी हैं जिस वजह से हम लोगों को यहाँ पे एक सब सीपीओ को एकत्रित होना पड़ा, ताकि हम अपने लोगों को सब लोगों को समझाएं कि जैसे कि हमारे सीनियरों द्वारा बोला गया, हमको आश्वासन मिला है कि आप लोग सभी लोग शांत बैठे रहे, आप लोगों को सभी को आपका जितना भी आपका पैसा है। दिक्कत ये हो रही है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा टाइम पे, 6 महीने हो गए मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले। 1,02,600 रुपये 4 आईडियों के, प्लस यहाँ पे सिस्टम कुछ नहीं है। ये सिस्टम बोल रहे कि सिस्टम है, सिस्टम है, चलो हमारे पैसे जमा हो रहे हैं तो हमें मैसेज आ रहा है, नहीं हो रहे ब्लॉक हो रही है, तो कम से कम मैसेज तो करें हम लोग भी, तुम्हारी आईडी ब्लॉक हो रही है। आपको आ रही है, 6 महीने से परेशान हो गए, अभी तक पैसा कुछ नहीं मिला मुझे। बैंक गूगल पे कर रही है, वो भी आधे पैसे गूगल पे कर रही है, पूरे पैसे गूगल पे नहीं कर रहे। ये बता, अगर कहीं कभी सोसाइटी है मानो तो उन्होंने मैनेजमेंट तो कुछ बना रखा होगा ना यहाँ पे, ऐसा बोल रहे कि हमने मैनेजर बना रखा है, मैनेजर मुझे गूगल पे कर रहे हैं 15,000 रुपये, और बाकी के पैसे बोल रहे बाद में होगा, कब देगी। इनके एजेंडा आए थे, इन्होंने बोला कि हम कर दे आईडी जमा नहीं करेंगे, ठीक है। 1 साल की आईडी का 3 साल की बनाए 2 साल खा देंगे। आश्वासन कभी किसी को गूगल पे कर दे, कभी कुछ किसी को कर दे, एक तो बैंक है क्या, ये बवाल है। जो इन्हें एजेंट बना रखा उस एजेंट को लाओ ना, जिसने 1,14,000 खा दिया, 14,600 रुपये खा दिया, क्यों बनाए ना एजेंट? ये भी तो देखो तुम, ये क्यों नहीं ला रहे आप? एजेंट बोले कि वो तो रो रही है, वो बोले मैंने खा दिया, ये कर दिया, हमने तो सारा हम डिटेल दिखा रहे हैं, वो तो ये बोले कि अब मैं दे दूंगी तुम्हारे पैसा, मेरे को केस मत करना, मेरे को ऐसा मत करना, ऐसा मिलेगा। हमारा 1,14,600 रुपये। इनकी जो आईडी जमा जो है ना ऑफिस है, वहाँ से भाग गए, उसके पास सब जगह फैल गए, कुछ लोग परेशान इसलिए नहीं, हमारा पैसा भी ना डूब जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, आश्वासन दिया कि 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन के बाद आपकी मैच्योरिटी मिल जाएगी। आपके कितने रुपए हैं यहाँ पे? मेरा कम से कम 11,60,000 रुपये मिला है। हमारे जहाँ पे सीनियर एजेंट है उनके द्वारा मिला है कि 15 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन के बाद मैं आप लोगों का पैसा मिल जाएगा मैच्योरिटी। उधर थाना कनखल क्षेत्र से हरिद्वार पुलिस ने एक साधु को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साधु इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर 10 साल प्रैक्टिस कर चुका है।
आरोप है कि साधु ने संपत्ति के लालच में अपने ही आश्रम की साध्वी के साथ दुष्कर्म कर उसके अश्लील वीडियो वायरल कर दिए। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। हरिद्वार कनखल थाना पुलिस के मुताबिक पीड़िता साध्वी ने कनखल पुलिस को आरोपी साधु अशोक कुमार वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साध्वी ने अपनी शिकायत में कहा था कि अशोक कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती कर अंतरंग वीडियो बनाए और उन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। अशोक कुमार ने संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा से साध्वी के साथ संबंध बनाए और बाद में उसे धमकाने भी लगा। उधर हरिद्वार डकैती मामले में मुख्य आरोपी सुभाष की पत्नी, ताऊ और चाचा गिरफ्तार हो गए हैं। सितंबर महीने में श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की डकैती की गई थी। कोर्ट से तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद दिल्ली से उसे दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक डकैती के बाद से ही तीनों आरोपी फरार थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश दी जा रही थी। आखिरकार दिल्ली में छिपे होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि इस डकैती के बारे में और भी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। उधर हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने उत्तर प्रदेश बरेली के एक तस्कर को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 50 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। तो एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी पहले भी स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है। उधर हरिद्वार के कनखल स्थित जमालपुर कला में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी पर अन्य व्यक्ति से संबंध होने के शक होने पर आरोपी सुरेंद्र ने धारदार हथियार से वार कर उसकी जान ले ली और मौके से फरार हो गया। लक्ष्मी की उम्र लगभग 35 साल थी। हत्या की जानकारी पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सुरेंद्र दिहाड़ी मजदूरी करता था। सीओ सिटी जूही मनराल ने बताया कि आसपास के लोगों से मिली जानकारी पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि पति ने पत्नी का कत्ल किया और इसके बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहनता से जांच भी कर रही है। कनखल क्षेत्र से सूचना मिली थी कि एक महिला की उसके घर पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो सूचना पर तुरंत कनखल की टीम यहाँ पर पहुंची और ये पता चला कि एक महिला की अंदर डेड बॉडी है और आसपास के पड़ोसी से पूछताछ में पता चला कि संभवतः उसी के पति, उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि पति ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया और वो यहाँ से दिन में ही फरार हो गया। किस चीज़ से हत्या की? हत्या शार्प वुंड्स दिख रहे हैं, बड़े वुंड्स हैं। बाकी हत्या का वेपन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। किसी बड़े ऑब्जेक्ट से ही हत्या की जानी प्रतीत हो रही है। क्या कारण क्या नजर आया? क्या कुछ आपसी झगड़ा लगा रहता है? आपसी झगड़ा इनके बीच में काफी समय से था, जो पता चल रहा है कि इसमें नशे की लत भी एक कारण हो सकता है। उधर हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद गांव में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने सर्च अभियान चलाकर शव को बरामद कर लिया। सिडकुल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि पानी में गड्ढे में डूबा युवक अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा था। बीते सोमवार को पुलिस को जानकारी मिली थी कि युवक हाथों में नुकीला और धारदार हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वो मकान की छत पर चढ़ा हुआ था। पुलिस ने युवक को धारदार हथियार फेंकने को कहा, लेकिन वो एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता रहा। फिर पुलिस को जानकारी मिली कि करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में एक युवक डूब गया है। उधर हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का जला शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना श्यामपुर शराब के ठेके के पास की है, जहां एक युवक का जला शव पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज प्रातः श्यामपुर थाना क्षेत्र में हाईवे के पास ही एक जला शव पुलिस को प्राप्त हुआ था, जो प्रथम दृष्टया बिल्कुल हत्या का एक मामला हमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था और पुलिस के द्वारा
जब इसमें अभी इसकी पहचान की कोशिश की गई थी तो इसका नाम गोपाल पुत्र हरिशंकर संभल निवासी ये रहा है। इसका कुछ हमें पता लगा है। इस संबंध में इसके जो घर वाले हैं परिजनों से बात की जा रही है और कल इसकी जो भी एक्टिविटी थी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है किन किन लोगों के संपर्क में रहा था। मुझे उम्मीद है जल्दी इस की हत्या के खुलासे को हम जल्दी ही करेंगे और पूरी टीम हमारी इस पर लगी हुई है और इस हत्या के मुकदमे में जो भी लोग इसमें शामिल हैं सम्मिलित रहेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज प्रातः श्यामपुर थाना